इस तरह से प्रेस मीडिया लोगों के बीच अपनी दुर्गति करा के लोकसभा चुनाव के ऐन पहले नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के अध्यक्ष को हटाकर खुद अध्यक्ष पद ले लिया। नीतीश कुमार, नीतीश का एक तीर कई शिकार। तीर पार्टी का चुनाव चिन्ह है, लेकिन नीतीश ने सियासी तीर दिल्ली से छोड़ा है। दिल्ली से अब इस तीर के जरिए कई शिकार करने की कोशिश नीतीश कुमार ने की है। नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के अध्यक्ष को हटाकर जब खुद अध्यक्ष पद की कमान संभाल ली, तो क्या यह सामान्य घटना है? राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह की छुट्टी अध्यक्ष पद से हो गई। जेडीयू का कहना है कि लल्लन सिंह को लोकसभा चुनाव लड़ाना था, इसलिए उन्होंने पद छोड़ा। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? क्या पद पर रहकर वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे? बीजेपी का तर्क यह है कि आरजेडी से करीबी लल्लन सिंह को कुर्सी गंवानी पड़ गई। ये थी चर्चाएं कि लल्लन सिंह बहुत करीब हो गए हैं आरजेडी के। उधर आरजेडी यह कह रही है कि इस बदलाव से गठबंधन की मजबूती और बनेगी। हालांकि बिहार की सियासत में अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ। मगर इस सियासी निशानेबाजी से नीतीश कुमार ने हासिल क्या किया? क्यों हमने कहा कि नीतीश ने एक तीर से कई शिकार किए? अब वो भी समझने की कोशिश करते हैं। कैसे? खबर क्या है कि नीतीश कुमार जेडीयू के अध्यक्ष बने और लल्लन सिंह ने इस्तीफा दे दिया। यह तो रही खबर। मगर नीतीश अध्यक्ष जो बने हैं, उसके पीछे के सियासी गणित को भी समझिए। वो गणित यह है कि पीएम उम्मीदवार क्या नीतीश कुमार बनना चाहते हैं? यही इसके जरिए सियासी संदेश है। क्या जेडीयू में जो टूट का जिक्र किया जा रहा था कि लल्लन सिंह करीब है आरजेडी के, टूट भी हो सकती है, उसे रोकने में कामयाब हुए नीतीश? सवाल यह भी कि क्या आरजेडी से लल्लन की करीबी नाते पर अब ब्रेक लग जाएगी इस फैसले के जरिए? और 24 में सभी फैसले नीतीश खुद लेना चाहते हैं पार्टी के, और सीट शेयरिंग के मामले में बार्गेनिंग पावर बहुत मजबूत है नीतीश की। एनडीए और एनडीए के लिए एक मैसेजिंग है, यानी कि दोनों तरफ यह है एक तीर से कई निशाने। लल्लन सिंह के इस्तीफे की अब वजह क्या है, उसका भी जिक्र कर लेते हैं। लल्लन सिंह के इस्तीफे की वजह लोकसभा चुनाव में नीतीश का चेहरा आगे करना है। अब फैसला बिल्कुल साफ है, इसीलिए नीतीश कुमार का चेहरा आगे किया गया है और लोकसभा चुनाव में दावेदारी खुद ठोक सकते हैं लल्लन सिंह। ये कई महत्वपूर्ण पहलू हैं। अब जेडीयू में जो राजनीतिक प्रस्ताव रखेगा उसका भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा कि पीएम उम्मीदवार बनना चाहते हैं, उसके लिए एक सियासी संदेश है। लेकिन इसके इतर जो जेडीयू ने अपने राजनीतिक प्रस्ताव रखे उसमें जाति आधारित जनगणना का जिक्र किया गया है। साथ ही सांसदों के निलंबन का जिक्र भी किया गया है और नीतीश कुमार पार्टी के नेता अधिकृत हैं, इसका भी जिक्र किया गया है। लेकिन यह तो रही पार्टी के अंदर की बात। अब कांग्रेस पर जेडीयू क्या कटाक्ष कर रही है, जो करती हुई आई कि भाई कांग्रेस हमारे काम की चर्चाएं नहीं करती है, और जो सीट शेयरिंग में देरी हो रही है वो हमारी वजह से नहीं, बल्कि उसके पीछे वजह कांग्रेस है। खैर, वैसे अगर राजनीतिक कद और हैसियत का जिक्र करें तो नीतीश कुमार का राजनीतिक कद कुछ सियासी गणित में भी छिपा हुआ है। गणित यह कहता है कि 2009 में
नीतीश कुमार की पार्टी ने 20 सीटें जीती जब वो गठबंधन में बीजेपी के साथ थी। यह आंकड़ा बहुत दिलचस्प है। जब वो बीजेपी के साथ आते हैं तो नीतीश कुमार की ताकत बढ़ जाती है। 2014 में नीतीश कुमार एनडीए से अलग हुए, अकेले चुनाव लड़े, 4 सीटें। फिर 2019 का मौका आया, बीजेपी फिर साथ आई और यह 4 से आंकड़ा बढ़ गया 16। यानी नीतीश बीजेपी के साथ आए तो बीजेपी और नीतीश दोनों की बल्ले बल्ले हो गई। अब सवाल उठता है कि जो निशाना एक तीर से नीतीश कुमार ने साधने की कोशिश की है उसके सियासी मायने क्या है, और खासतौर पर इंडिया गठबंधन में। वो मायने ये है कि नीतीश जनवरी से देश भर में जन जागरण रैली करने वाले हैं, और वो भी जनवरी में जो करेंगे रैली वो झारखंड में करेंगे। झारखंड से शुरुआत होगी। तो सवाल यही कि क्या ये सब करके नीतीश विपक्ष का फेस बन जाएंगे? क्या इंडिया गठबंधन में कोई संकट आने वाला है? कहीं तीसरे मोर्चे की तरफ तो नीतीश नहीं बढ़ रहे। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर करेंगे बात। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले जिक्र कर लेते हैं राजनीतिक बयानों का। जो सियासी घटनाक्रम दिन भर चला और राजनीतिक बयान उसके बाद जो आए वो सुनिए। तरह से प्रेस मीडिया लोगों के बीच अपनी दुर्गति करा के जाना, मुझे अफसोस है, हमारे क्षेत्र के सांसद हैं, ये कतई उचित नहीं। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन जी की बारी आई बोलने के लिए, तो अब प्रस्ताव के पक्ष में बोलते हुए लास्ट में उन्होंने कहा कि मुझको लोकसभा का चुनाव लड़ना है, इसलिए आप राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद स्वीकार कीजिए। इस बात का प्रस्ताव उन्होंने दिया कि आदरणीय नीतीश कुमार जी अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेंगे, और इस पर आदरणीय नीतीश कुमार जी ने स्वीकृति प्रदान की। बीजेपी से जुड़ने का तो बीजेपी के पार्टी ऑफिस से लेके एक कार्यकर्ता का दरवाजा बंद है उनके लिए। नीतीश बाबू के लिए दरवाजा बंद है। अब तो वो ये तय है कि वो कुछ ही महीना के मेहमान हैं मुख्यमंत्री पद के। अब लालू जी के आगे वो आत्मसमर्पण करें, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दें, अन्यथा लालू जी पार्टी तोड़ने में माहिर हैं, तोड़ ताड़ करके सरकार बना लेंगे, ये देखते रह जाए। ऐसे जनता दल यूनाइटेड का मतलब ही लोग समझते थे नीतीश कुमार, कहीं को उसका कोई पार्टी तो है नहीं। इससे महागठबंधन पर सेहत पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इंडिया गठबंधन मजबूती से काम करेगा। हम नए अध्यक्ष बने हैं, उनका पार्टी का निर्णय रहा है, तो पहले भी अध्यक्ष रहे ही है वो लगातार, और पार्टी के सर्वमान्य नेता भी हैं, तो बने हैं तो अच्छी बात है, उनको शुभकामनाएं हैं। इस प्रकार की बात और चर्चा तो आज 2 महीना पहले से चल रही थी, कयास लगाई जा रही थी कि नीतीश कुमार जी और ललन जी में तेजस्वी प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाया जाए या न बनाया जाए, इस पर विभेद था। नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने और उनको बनाया जाए, लेकिन ये लोग प्रेशर डाल रहे थे। तो प्रेशर डालने के साथ साथ 11 विधायकों का एक टीम लेकर के भी लोग चल रहे थे कि ये अगर न दीजिएगा तो हम पार्टी को तोड़ देंगे। तो इसका एक ही उपाय था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से उनको हटाया जाए। तो नीतीश का एक तीर और कई शिकार। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें हमारे साथ जो मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। चारों मेहमान आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। केसी जैन साहब बीजेपी के चेहरे हैं, हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए। भूदेव शर्मा कांग्रेस के चेहरे हैं, साथ ही साथ प्रतिभा जी हमारे साथ हैं, जेडीयू का चेहरा है, और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ और वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हैं। प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो शुरुआत इन्हीं से करेंगे। प्रेम जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, और बहुत राजनीति के अध्याय आपने अपनी आंखों से, सियासी आंखों से भी देखने और समझने की कोशिश की और समझाने की भी। या यह सामान्य घटना है जो नीतीश कुमार ने लल्लन सिंह को हटाकर खुद अध्यक्षी अपने हाथ में ले ली?
और इसका पैगाम क्या है? तिलक जी, कोई भी घटना 2024 तैयारी शुरू हो चुकी है, तो इसलिए उसके मद्देनजर उसको जोड़कर तो देखना होगा और उस हिसाब से देखें तो एक गठबंधन के भीतर, देखिए राजनीति राष्ट्रीय स्तर पर भी होती है, गठबंधन के भीतर भी होती है, पार्टी के भी भीतर होती है, स्टेट में गठबंधन सहयोगी दलों के बीच भी होती है, तो ये तो उसका हिस्सा है। तो उसमें हम ये देखें कि एक इंडिया गठबंधन के ख्याल से, जो आपने सही कहा कि एक मजबूत दावेदारी जो है उन्होंने रखी है, लेकिन हाँ एक करेक्शन मैं करना चाहूंगा, चूंकि इस बात पर कांग्रेस ने पहले ही कह दिया कि जब आंकड़े आएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को जब प्रस्ताव मिला था पीएम बनने का, तो उन्होंने कहा था आंकड़े आएंगे तब तो चेहरे पर बात होगी। तो जाहिर बात है कि चेहरे पर अब इंडिया गठबंधन आप बात करने के मूड में नहीं है, तो हाँ समन्वयक कौन होगा इसको लेकर के एक मजबूत दावेदारी नीतीश कुमार। आपकी बात सही है, लेकिन चेहरा प्रोजेक्ट करने वाली बात भी तो होती है। मीटिंग से पहले नीतीश कुमार जिंदाबाद, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, तो सियासी मैसेज के भी तो कई अर्थ होते हैं। प्रेम जी, तिलक जी, ये नारे हमने अखिलेश यादव जी के लिए भी सुने हैं, ये तेजस्वी जी के लिए भी सुने हैं हमने। तो कोई भी पार्टी और उसके कार्यकर्ता अपने नेता के लिए लगाता ही है, और ना लगाए तो वो खबर है कि अगर ना बोले कि हमारा नेता पीएम जैसा हो तब वो खबर है। तो मैं इसे बहुत गंभीरता से नहीं लेता, एक औपचारिकता के तौर पर लेता हूँ, लेकिन हाँ जो कार्यक्रम उन्होंने तय किए हैं कि पूरे देश में घूमने का, झारखंड से शुरू करने का, तो उसमें वो बात झलक आती है कि ये मैसेज सिर्फ अपने सहयोगियों को है या फिर एनडीए को भी कोई मैसेज दिया नीतीश कुमार ने? देखिए, इसमें एनडीए को मैसेज देने का वक्त नहीं रहा, सीधी सी बात है, वक्त नहीं रहा। और अब ये जो कुछ भी है इंडिया गठबंधन के लिए ही है। जहां तक हम थोड़ी सी बात ललन सिंह से शुरू करना चाहते हैं, थोड़ा बोलना जरूरी है। तो क्या है कि ललन सिंह बिहार में सवर्णों के नेता है, वो भी खास करके भूमिहार के नेता है। अब भूमिहार आमतौर पर, सवर्णों में भूमिहार बीजेपी का वोट बैंक है आज की तारीख में। तो लेकिन ललन सिंह जैसे नेता कहीं खड़े होते हैं तो वहां का भूमिहार उनको अपना चेहरा मान करके उनकी पार्टी या उनके सहयोगी दलों के वोट बैंक से जोड़ करके जीत जाता है, जीतने की आकांक्षा रखता है, और ये संभव है। लेकिन ललन सिंह जैसे नेता में अपने भूमिहार वोटर्स को अपनी ही पार्टी के दूसरे जाति के उम्मीदवार को ट्रांसफर करने की क्षमता नहीं है। तो लोकसभा चुनाव में ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या सवर्ण को के लीडरशिप में लड़ेंगे तो सवर्ण तो अपना वोट ही नहीं ट्रांसफर करा पाएगा, तो उनके लीडरशिप क्यों लड़ा? ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, ये जरूरी था, ये बात बहुत महत्वपूर्ण आपने कही। लेकिन प्रतिभा जी, नीतीश कुमार एक तीर कई शिकार नहीं, पार्टी के भीतर भी मैसेज, इंडिया गठबंधन को भी संदेश, एनडीए को भी साध लिया, नहीं अपना पार्टी टूटने से भी बचा ली। तिलक जी, कल तक तो आप कह रहे थे सब अफवाहें हैं, ये सब मीडिया कर रही है, स्क्रिप्ट बीजेपी लिख रही है, लेकिन कहानी तो कुछ और ही निकली। नहीं, हमने ये कहा था कि कल तक का इंतजार कर लीजिए, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। अब आप एक बात बताइए तिलक जी, कि पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का बदलना या प्रदेश अध्यक्ष का बदलना, चेंज होना, यह एक पार्टी के अंदर की स्वाभाविक प्रक्रिया है, वो सभी दलों में होती है। अच्छा, तो ये सामान्य घटना है, आप ये कह रहे हैं? सामान्य घटना है। आप टाइम टू टाइम आप हर दल का देख लीजिए कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलते रहे, उनके प्रदेश के अध्यक्ष बदलते रहे हैं, इसकी कौन सी नई बात हो गई? तो सामान्य घटना है ये, आप कह रहे हो कि दिल्ली में आए और दिल्ली में आकर ये फैसला लिया गया, ये सामान्य घटना है? नहीं, हमारे यहाँ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में होती रही है पहले से भी, आज कोई नया नहीं हुआ है। और पार्टी टूटने की बात ये कहाँ से खबर चल रही है, तो मेरे समझ से ऊपर की बात है। अच्छा, सब कुछ एकाएक हो जाता है, नीतीश जी आते हैं और फैसला हो जाता है, ललन जी कहते हैं कि ठीक है हम पद छोड़ देंगे, मतलब ये सब कुछ सामान्य है? आदरणीय ललन बाबू हमारी पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने पहले ही कहा मुख्यमंत्री जी से, वो बार बार आग्रह करते रहे हैं कि मुझे चुनाव लड़ना है और मैं
उतना समय नहीं दे पाऊंगा जितना राष्ट्रीय अध्यक्ष को देना चाहिए। जो पार्टी केसी जैन साहब, क्या ये सामान्य घटना है? प्रतिभा जी कह रही है इसको सामान्य घटना मानिए, उनका मन था तो इसलिए वो अध्यक्ष बन गए, क्या दिक्कत है इसमें? उनका मन हुआ तो उन्होंने अध्यक्षी छोड़ दी, लल्लन जी को सौंप दिया था। अब उनका मन किया 24 के चुनाव से पहले कि भैया सभी फैसले मुझे लेने हैं, तो मैंने ले लिया अध्यक्षी। तो ये सब कुछ सामान्य है। देखिए तिलक जी, आपने अभी एक प्रश्न किया कि कल तक क्या चर्चा थी। कल तक कहा जाता था कि ये भाजपा प्रायोजित है, और आज वो सब जब तस्वीरें सारी की सारी सामने आ गई तो अब कहा जा रहा है वो सामान्य घटना है। तो कुल मिलाकर के चित भी अपनी पट भी अपनी। देखिए, आप एक राजनीतिक दल है और राजनीतिक दल जनता के बीच में चुनाव में जाते हैं, तो राजनीतिक दल के मुद्दे क्या है, राजनीतिक दल अपने क्या विचार रख करके जनता के बीच में जा रहे हैं। तो ये कह देना कि केवल हर एक बात को ये कह देना कि ये घरेलू मामला है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई मतलब नहीं। बिल्कुल आपको घरेलू मामला है, लेकिन नहीं, इससे आपको फर्क पड़ता कि नहीं पड़ता? नहीं, देखिए तिलक जी, भारतीय जनता पार्टी को क्या फर्क पड़ने वाला है? नहीं, प्रेम जी कह रहे थे कि फर्क तो पड़ता है आपको भी। नहीं, पुरानी मोहब्बत है ना, कभी भूली नहीं जाती। देखिए, आदरणीय प्रेम जी वरिष्ठ पत्रकार है, और मैं इनकी बातों को कहीं से नकार नहीं सकता हूँ, और तमाम सारी चीजें आगे पीछे भी होती है। नहीं, कुछ बीजेपी नेता वो गीत गुनगुना रहे थे ना कि आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। तिलक जी, देखिए एक चीज तो है कि एक दिन आपके साथ में और चर्चा हो रही, तब भी हमने बात कही थी कि जिस प्रकार से इंडी गठबंधन लगातार तार हो रहा है, और इसके पहले जब 5 राज्यों में चुनाव हुए तो इसको लिटमट कह रहे थे कि ये जो है सेमीफाइनल है, लेकिन जब परिणाम ये तो सब इकट्ठे हैं, अभी भी कोई अलग तो हुआ नहीं। उल्टा अखिलेश चल रहा था, वो भी अखिलेश जी कह रहे चलो मैं भूल गया सारी बातें। वही जी तिलक जी, जब परिणाम विपरीत आए तब अभी तक क्या था कि अभी तक जो बार्गेनिंग होती थी किस प्रदेश में किसको कितनी सीटें मिलेंगी, वो सारी चीजें तो किराए हो गई। अच्छा, तो आप ये कह रहे हो आपको कोई मैसेज नहीं है? भूदेव शर्मा, नहीं, मेरी बात एक मिनट आपकी बात लेकर जा रहा हूँ, आ रहा हूँ जैन साहब, आप ही के पास आऊंगा। एक मिनट, जरा भूदेव जी को चर्चा में। चावला जी, आपने जो कहा प्रेम जी की बात है, उससे मैं बस 10 सेकंड की बात पूरी कर दूं। देखिए, प्रेम जी ने जो बात कही, मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ कि बहुत सारे राजनीतिक दलों के बहुत सारे विपक्ष के लोग लगातार एनडीए के साथ जुड़ने के लिए लालायित है, और अभी जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा तो आप देखिएगा तिलक जी कि बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख करते हुए आपको दिखेंगे। अच्छा, तो यानी आप ये कह रहे हैं कि नीतीश बाबू भी आ सकते हैं? नहीं, वो तो हमारे साथ पहले रहे हैं। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में भी कई सारे दल हमारे साथ रहे, चुनाव के टाइम गए और चुनाव के बाद फिर आ गए। तो अच्छा, तो नीतीश जी पे डोरे डाल रहे हो? नहीं, अगर नीतीश जी देखिए हमारे साथ पहले भी रहे, और नीतीश हमारे साथ रहे तो बड़े फायदे में भी रहे। अच्छा, आज की डेट में उनकी क्या स्थिति है, और जब वो एनडीए के साथ में थे, भारतीय यानी आपके साथ आएंगे तो फायदे का सौदा है? तो नुकसान है भाई, वो तो उनको अच्छा कर नहीं, किस तरीके का फायदे का सौदा है, मैं समझना चाह रहा हूँ। आप देखिए कि जिस प्रकार से जनता ने जब उनको गठबंधन के साथ एनडीए के साथ क्या करके चुनाव लड़े, तो वो 4 से 16 पे पहुंच गए। नहीं, तो आपने आपने जाके कहा कि कितना दूं, इतना, फिर आपने कहा कितना दूं बिहार को, इतना नहीं, इतना नहीं, इतने करोड़। तो फिर वो पैकेज, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप हमारे साथ आओगे तो मजबूत पैकेज मिलेगा आपको? पैकेज देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई भेदभाव नहीं करती है। किसी प्रदेश में किसी भी पार्टी की सरकार हो, हम तो देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब नीतीश कुमार का वेलकम है कुल मिला के, आप ये कह रहे हो? कोई और नेतृत्व तो कर रहा है। लेकिन अमित शाह जी तो कह रहे थे कि अमित शाह जी कह रहे थे कि हमेशा के लिए दरवाजे बंद है नीतीश कुमार के लिए। नहीं, देखिए, आप कह रहे हो कि वेलकम है? नहीं, देखिए तिलक जी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो आगे क्या कंडीशन होगी, तो ये बता रहे बहुत सारे राजनीतिक दलों के बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में और गठबंधन के साथ एनडीए के साथ आने के लिए। नहीं, तो फिर मैं आपकी बात मानूं या पार्टी के चाणक्य की बात मानूं कि भैया हमेशा के लिए दरवाजे बंद है नीतीश कुमार के लिए? देखिए चावला जी, वो तो पार्टी नेतृत्व ही तय करेगा। हाँ, लेकिन फिर भी आप ये कह रहे हो कि हमारे साथ आ जाओ?
कुल मिला के। बहुत सारे लोग जा रहे थे, इसमें कोई दो ओके राय नहीं भूदेश शर्मा सुन रहे हैं आप? मतलब डिबेट में बैठे हुए ही ऑफर जा रहा है नीतीश कुमार को कि आप हमारे साथ आओ तभी फायदा है, इनके साथ कहां घूम रहे हो, इनके पास तो कुछ भी नहीं है। और आप समझ रहे हो नीतीश कुमार ने आज खेल क्या किया है? नहीं बिल्कुल तिलक जी, देखिए ये तो न्यूज चलाने वाली बात है कि क्या खेल किया है क्या नहीं किया है। अच्छा नहीं बिल्कुल, देखिए ये तो पार्टी का आंतरिक मामला है, कोई भी अध्यक्ष बन सकता है। तो ये अभी जैसे आपको बताया आपने, प्रवक्ता जेडीयू के प्रवक्ता ही नहीं थे, ये तो कोई भी पार्टी हो, किसी में भी हो। अभी देखिए हमारी कांग्रेस पार्टी में भी काफी परिवर्तन चल रहा है, जनरल सेक्रेटरी नए बनाए जा रहे हैं। तो ये तो पार्टी का इंटरनल मैटर है ना, इसमें इससे कोई मतलब नहीं होता। लेकिन अगर उसे मुद्दा बनाना हो तो उसमें किसी भी तरह से कुछ भी किया जा सकता है, वो किसी से कोई उसे किसी को रोक नहीं सकता। और अभी अपने जैन साहब बोल रहे थे, तो जैन साहब बोल रहे हैं कि इंडिया एनडीए को, जैन साहब को भी ये नहीं पता है कि इनके गठबंधन में तो वो पार्टियां हैं जिनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, कोई सांसद ही नहीं है। कम से कम इंडिया गठबंधन में वो पार्टियां हैं जिनके सांसद हैं, जो कहीं राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर पार्टियां हैं। लेकिन इंडिया के जो एनडीए के साथ जो गठबंधन है उनमें तो 32 से अधिक। अच्छा ये सब बातें ना एक मिनट भूदेश शर्मा, यानी ये आप कह रहे हो कि ये सब बातें जो हैं जानबूझकर अफवाहें फैलाई गई, नीतीश कुमार का मन किया इसलिए वो अध्यक्ष बन गए, ये एक सामान्य घटना है? क्योंकि बैठक में पहले ये तय हुआ, एक प्रस्ताव आया ममता जी की तरफ से कि खड़गे जी को प्रोजेक्ट कर दिया जाए, उसका समर्थन केजरीवाल जी ने कर दिया, ये भी एक सामान्य घटना है। और ये भी एक सामान्य घटना है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और नीतीश बाबू वहां से चले गए, ये भी एक सामान्य घटना है कि दिल्ली में बुला के सबको कहा कि भैया पार्टी को मजबूत करिए, इधर उधर मत झांकिए, ये भी एक सामान्य घटना है। सब कुछ सामान्य ही चल रहा है कि नहीं भूदेश शर्मा? नहीं तिलक जी, पार्टी को मजबूत तो करना ही चाहिए, कोई सी पार्टी उसको मजबूत करना चाहिए, इधर उधर मत झांकिए। नहीं तिलक जी देखिए, ये एक लोकतांत्रिक देश है और हम एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलते हैं। हमारे यहाँ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुनाव प्रक्रिया के द्वारा ही चुना जाता है। अब अगर कौन प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगा, कौन चेहरा होगा, तो ये तो जो सांसद जीत के आएंगे वो तय करेंगे ना अपने दल का। वो बात ठीक है, आप ये मत बोलिए कि मनमोहन सिंह जी को सांसदों ने तय किया था। अब ये मत बोलिएगा कि मनमोहन सिंह जी को सभी सांसदों ने मिलकर तय किया था कि मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाइए। ठीक है, वो अलग इंटरनल मामला होता है। बिल्कुल सांसदों ने तय किया। अच्छा, नहीं ये कोई नागपुर से फरमान आता है क्या कार्यालय से इसको मुख्यमंत्री बना दो? अच्छा ये अच्छा ठीक है, ओके। अब वो जैन साहब जवाब देंगे इस बात का, फिर प्रेम जी आपके पास आ रहा हूं मैं। जैन साहब, देखिए किसी से छुपा नहीं है, विधायक जैन साहब वो कह रहे हैं डोरे मत डालो नीतीश कुमार पर। सांसद होते हैं वो पीएम बनता है, ठीक है। हमें कांग्रेस पार्टी का नियम है, बस इसको घुमाने के लिए खतरा महसूस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और उस खतरे को की घटती को उन्होंने भापा और इसीलिए वो स्वयं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी की बन गए। और ये बात सही है कि हर एक पार्टी को यह अधिकार है कि अपनी पार्टी को मजबूत करे। तो नीतीश कुमार जी अपनी पूरी पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। वो नहीं चाहते थे कि पार्टी से 2, 4, 5 लोग जाएं। वो तो कांग्रेस को क्या खतरा है जैन साहब? देखिए कांग्रेस को क्या खतरा है ये तो अभी 5 राज्यों के चुनावों ने बता दिया, चुनाव परिणामों ने बता दिया। जिस बार्गेनिंग के चक्कर में कांग्रेस प्रदेश को पिछले जो चुनाव हुए हैं उन पर भी नजर डाल दीजिए जैन साहब। आज 2019 के 2014 के जो चुनाव बताइए आप, 2014 से पहले जो हुए जी, आप आज नजर डालो। आज राज्यों के चुनाव तो कांग्रेस के चुनाव की क्यों तय करे कि उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें सपा को देगी, सपा तय करेगी कांग्रेस को कितनी सीटें दें, ममता जी तय करेगी वेस्ट बंगाल में कितनी सीटें कांग्रेस को दें, नहीं बिहार में नीतीश जी तय करेगी कितनी सीटें आपको दें, और मध्य प्रदेश क्या तो आपके पास तय करने के लिए बचा क्या? आप नेतृत्व कर रहे थे, नेतृत्व करने के लिए आपके पास बचा। अभी तक आप कह रहे थे, अभी जो बात आदरणीय चावला ने जो बात कही, तिलक जी मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन की मीटिंग में बैठे हुए थे और सारी चीजें पता है कि क्या क्या बात हुई, किसने क्या कहा। आपको उम्मीद थी परिणाम आए, इसके विपरीत परिणामों की आपको उम्मीद थी, तब आप बार्गेनिंग करने की स्थिति में थे। लेकिन अखिलेश से आज जो आपके अंदर जो प्रेम पैदा हुआ, इसीलिए पैदा हुआ है इन सारी बातों को भुला करके। नहीं ये वैलिड सवाल है। एक मिनट प्रेम जी, ये बात तो बिल्कुल सही है ना जो जैन साहब कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार सत्ता में होते हैं
अगर बीजेपी पीक पर भी थी तब भी नीतीश कुमार की बार्गेनिंग पावर मजबूत दिखाई दी। और अब तो इंडिया गठबंधन की बात हो रही है जहां पर कांग्रेस चुनाव हार चुकी है और उसके बाद टेबल पर बातचीत होगी। तो ये बार्गेनिंग पावर जो है, अब सारे फैसले तो नीतीश कुमार को खुद लेने हैं, बार्गेनिंग पावर तो मजबूत है ही नीतीश कुमार की। तिलक चावला जी, ये बात सच होते हुए भी पूरा सच नहीं, अधूरा सच। पूरा सच अगर समझना हो तो आप 2019 में बीजेपी और जेडीयू के बीच तालमेल को देखिए जी। बीजेपी ने 22 में से 5 लोकसभा सीट का त्याग करके जेडीयू से गठबंधन किया था। 16 सीटें को मजबूत करने के लिए तो नहीं किया होगा, 40 में 39 सीट लेने के लिए किया ना, उसको फायदा मिला, पूरे गठबंधन को फायदा मिला। अब नीतीश कुमार की जहां तक बात है तो वो जिनके साथ जुड़कर चुनाव लड़ते हैं उसको फायदा होता है। तो महागठबंधन में लड़ते हैं आरजेडी के साथ तो आरजेडी सरकार बना लेती है, एनडीए के साथ जाते हैं तो एनडीए की सरकार बन जाती है, लेकिन मुख्यमंत्री वही रहते हैं, वो बात अलग है। भले ही सीटें कम आए लेकिन मुख्यमंत्री वही है। नीतीश कुमार के कारण दूसरों को फायदा होता है। अगर सिर्फ नीतीश कुमार का फायदा हो तो कोई दूसरी पार्टी क्यों उनका फायदा कराने के लिए गठबंधन ये बात तो प्रतिभा जी, ये तो बात वाजिब सी है कि जिस तराजू पर नीतीश जी बैठ गए वो पलड़ा भारी हो गया है ना, जो बात प्रेम जी समझा रहे हैं। तो नीतीश कुमार भी यही समझा रहे थे दिल्ली में कि भैया मैं जहां गया वहां पलड़ा भारी है, समझ लो। अब इसी से तो उनकी ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है, इसी से तो उनकी लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है। नहीं तो फिर वहां पर मीटिंग में हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, ये बोलने की क्या जरूरत है? बिल्कुल, कार्यकर्ता उत्साहित हैं, अपने नेता के लिए बोल रहे हैं, हर पार्टी के कार्यकर्ता। नहीं, कल को भूदेव शर्मा बोलने लगे कि हमारा नेता कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो, तो फिर नहीं तो नहीं तो भूदेव शर्मा जी भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ये बड़े लीडर, बड़े नेता को मानेगा। नहीं तो अगर ये प्रधानमंत्री के तौर पर राहुल गांधी का नाम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नीतीश जी को आगे करिए, तो मैं इसलिए पूछ रहा था, बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। नहीं चावला जी, कार्यकर्ता को बोलने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, कार्यकर्ता अपने नेता की नीति और सिद्धांत से जुड़े होते हैं, अपने नेता के प्रति समर्पित होते हैं, तो उत्साहित, अति उत्साहित होकर के अपने नेता के लिए बोलते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम हमारे नहीं तो आपकी दिली इच्छा है कि नहीं उनको संयोजक बनाया जाए। कम से कम इस मामले में तो देरी हुई तो खुल के बोल रहे नीतीश जी कि भाई ना तो संयोजक को लेकर फैसला हुआ, ना सीट शेयरिंग को लेकर अब तक कोई बात हुई। तिलक जी, इतनी परेशानी नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, जितना लोगों को दिख रहा है। आने वाले समय में नहीं, लोगों को मैं इसलिए कह रहा था कि मुश्किल से अब जुम्मा जो है 70 से 80 दिन रह गए हैं। पिछली बार जब चुनाव क्योंकि प्रेम जी बैठे हुए हैं, शायद मार्च का ही महीना था, दूसरा हफ्ता था, 11 या 12 तारीख थी, अधिसूचना जारी हो गई थी। आपको हमें कोई दिक्कत नहीं है मैडम, आप अप्रैल मई में करिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है सीट शेयरिंग। मैं तो सिर्फ पूछ रहा था क्योंकि 60-70 दिन से भी कम वक्त रह गया है, इसलिए मैं पूछ रहा था आपसे। हमारा सब कुछ हो जाएगा, हाँ, और बहुत अच्छे से होगा, किसी को कोई नाराजगी नहीं होगी। जान लीजिए चावला जी, मैं अपने विपक्षी दल को बताना चाहती हूँ कि हम 63% वोट के मालिक हैं। आप 23% को लेकर के प्रचार करके आप चाह रहे हैं ना, दे दो राम दिला दो राम, देने वाले सीताराम, वो अब चलने वाला नहीं है आपका। जनता के लिए आपने क्या किया है आप वो देखिए, आपने कितनी रोजगार दी है वो देखिए, आपने क्या काम किए हैं। आप महंगाई से लोगों के घर के चूल्हे बंद करवा दिए, आप वो देखिए ना। जनता आपको प्रचार पर वोट नहीं देगी, देश की जनता समझ रही है, सब देख रही है, और देश की जनता को भी भाजपा मुक्त राष्ट्र चाहिए। देश की जनता को भाजपा मुक्त भारत चाहिए, ताकि वो अपने चूल्हे जला सके, 2 वक्त की रोटी खा सके। 5 किलो अनाज दे करके आप जनता के अधिकार नहीं ले सकते हैं, अधिकार से वंचित नहीं कर सकते हैं। प्रतिभा जी, मैं आपकी बात सही है, जैन साहब से मैं पूछ लूंगा जो बात आप कह रहे हैं। ये महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था? पांच गांव का सवाल था ना प्रतिभा जी, 5 गांव का सवाल था ना? हाँ तिलक जी, बिल्कुल था ना 5 गांव का मसला। तो यही 5 सीटें समाजवादी पार्टी ने मांगी थी। महाभारत हुई थी मध्य प्रदेश में, देखी थी आपने? देखिए तिलक जी,
हाँ, आप अपनी बात पूरी करिए, फिर जैन साहब आ रहा हूं आपके पास। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रही हूँ, हाँ। जो सब पता है, मैं उस बात से इनकार नहीं करती जी। लेकिन इतना बड़ा दल है, इतने लोगों का गठबंधन है, तो कोई जरूरी नहीं है कि सबको एक बराबर और सब खुश रहे। यह स्वाभाविक चीज है। नहीं, प्रतिभा जी, सिंपल सी बात है कि आप 40 सीटों में से आप कह रहे हो कि भैया 20-30 आपको आरजेडी क्यों देगी और कांग्रेस क्यों देगी बिहार में, और उतनी ही सीटों के आधार पे आप कहो कि प्रधानमंत्री हमें बना दो, तो फिर यह क्या संभव है? चावला जी, हम सारे मसले को हल कर लेंगे बड़े ही आराम से। किसी को इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तो केसी जैन साहब, आप ये जो आज गुनगुना रहे हैं, अच्छा ठीक है, आपने कहा, प्रतिभा जी कह रही है कि हम 63% वोटों के मालिक हैं, और आप कह रहे हो कि भैया जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, फिर से भगवा लहराएंगे। आप लोग रोज गुनगुना रहे हैं, वो कह रहे हैं इस बार नहीं चलने वाला। देखिए चावला जी, पहली बात तो यह है कि अभी जो बात प्रतिभा बहन कह रही थी कि ये चीज नहीं चलेगी, वो चीज नहीं चलेगी, और तमाम सारे मुद्दों को लेकर के गिना रही थी, ये सारे मुद्दे 2022 के चुनाव में जिन 5 राज्यों का चुनाव हुआ, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश सहित, और उसके बाद में 2023 में जिन 5 राज्यों का चुनाव हुआ, 10 राज्यों के चुनाव में, इसका परिणाम क्या है ये सारी पार्टियां देख चुकी हैं। जनता ने क्या परिणाम दिया है, इससे हमें लगता है अभी सबक नहीं लिया विपक्ष ने कि 5 राज्यों के चुनाव में 2022 के उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब सहित एक भी राज्य में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, और अभी 5 राज्यों के चुनाव में आप देखिए जिसका बहुत बड़ा इंतजार था कांग्रेस को कि हम सीट शेयरिंग के लिए खूब बार्गेनिंग करेंगे। जल्दी से भूदेव जी, फिर आराम प्रेम जी आपके पास। आपको 3 दे दूं, आप ये बार-बार से अखिलेश यादव जी को सुन लीजिए तक नहीं दी, और उसके साथ साथ आप देखिए कि अखिलेश जी ने स्पष्ट कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में 65 सीटों पे 65 से 70 सीटों पे समाजवादी पार्टी लड़ेगी। 70 सीटों पे समाजवादी पार्टी लड़ेगी। आपके पास बची 10 सीटें, 10 सीटें में कितनी कांग्रेस लड़ेगी, और जो और 4-5 दल और है के रूप से उत्तर प्रदेश में, उसमें आप क्या लड़ेंगे? आम आदमी पार्टी को क्या देंगे, अन्य पार्टी को क्या देंगे? तो देखिए सबसे बड़ा मुद्दा है सीट शेयरिंग। सीट शेयरिंग छोटा मुद्दा नहीं है, और ये कह देना कि हमारा अपना मुद्दा है, बिल्कुल आपका मुद्दा नहीं है। ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्योंकि आप राजनीति कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता के बीच में क्या बता करके जाएंगे? सिर्फ मोदी जी को हटाना है ये बता के जाएंगे, और जनता आपको चुन लेगी क्या? जनता आपको चुन लेगी क्या? अरे मोदी जी को क्यों हटाना है? सिर्फ मोदी जी को हटाना इसलिए हो रहे हैं ना आप उत्तर प्रदेश, आपको चुनाव हुए, प्रदेशों को चुनाव हुए, उसमें जल्दी से जवाब दीजिए, फिर प्रेम जी आ रहा हूं आपके पास। रोकोगे तभी तो मैं जवाब दूंगा। राजस्थान, जैन साहब सुन लीजिए ना, भूदेव जी की भी सुन लीजिए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, वो नहीं सुनेंगे, मुख्यमंत्री तो थे रही, यहाँ पे मोदी जी मुख्यमंत्री तो थे रही, आपको मोदी जी को हटाना है, मुख्यमंत्री कोई बने। पागल हो चुके हैं ये लोग। मोदी जी से नफरत क्यों इतनी भाई? क्यों नफरत मोदी जी से इतनी? ये जनता सवाल आपसे पूछेगी। एक मिनट भूदेव जी अपनी बात रख रहे हैं ना, एक मिनट, मीठा मीठा चल रहा है। एक मिनट भूदेव शर्मा, आप थोड़ा संयम के साथ अपनी बातों को रखिए। ये क्या है, मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, आप स्वीकार करिए ना करिए, जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाया है, ठीक? तिलक जी, ये थोड़ा शब्दों को संयम के साथ अपनी बात को रखिए। तिलक जी, हम भी संयम के साथ बोल रहे हैं, लेकिन ये देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, इनको ये नहीं पता कि किसी दूसरे को भी सुनना चाहिए। बस ठीक है, भूदेव जी अपनी बात रखिए ना, तो थोड़ा संयम के साथ शब्दों की मर्यादा रखिए। मैं इनके बिल्कुल शब्दों की मर्यादा है, देश के प्रधानमंत्री हैं, और हम सवाल भी करेंगे, उनको हटाने का भी काम करेंगे। उन्होंने जो वादे पूरे नहीं किए उसके लिए उनको हटाने का भी काम करेंगे। आप सवाल करिए, आप विपक्ष में हैं, लेकिन थोड़ा संयम बरतिए, मर्यादा रखिए शब्दों में। मैंने कौन सा गलत बोल दिया? कोई शब्द गलत नहीं बोला। देश के प्रधानमंत्री है तो क्या उनसे सवाल नहीं करेंगे? जनता ने चुना है, जनता ही हटा देगी। बार बार जैन साहब बोल रहे हैं कि कौन सी सीट किसको क्या मिलेगी। मैं इनको समझाना चाहता हूँ, आप परेशान मत होइए, और किस पार्टी को क्या सीटें मिलेंगी, वो गठबंधन पूरी तरह से उसकी तैयारी कर लेगा और मिल जाएंगी। आप सिर्फ ये जो सवाल है जनता के, उनका जवाब दो। 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? 15 लाख रुपए कहाँ है? जीएसटी में आपने जो छोटे और मध्यम उद्योगों को बंद कर दिया, ये सरकारी रिपोर्ट
अरे जैन साहब ये तिलक जी मुझे बिल्कुल भी डिबेट इस तरह से नहीं करनी, उनके बीच में हमें एक बार नहीं बोलते हैं। और जीएसटी नोटबंदी पे क्या पड़ा? अरे इनको शांत कीजिए तिलक जी, फिर आप कहोगे कि शब्दों की मर्यादा रखिए, फिर आप कहोगे शब्दों की मर्यादा रखिए। आपको दायित्व बनता है जिनको रोका जाए। एक नया मुद्दा है जैन साहब एक मिनट, जैन साहब एक मिनट उनको अपनी बात रखने दीजिए। भूदेव भाई एक मिनट, आपका दायित्व बनता है कि इनको रोका अच्छा जाए। मुझे मेरा दायित्व मुझे मालूम है, मुझे अब ये मत पढ़ाओ। एक मिनट भूदेव जी बात तो सुन लीजिए। में बोलते हैं हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। भूदेव जी अच्छा एक मिनट मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं कि आपने कहा वो महंगाई, भ्रष्टाचार और वो 15 लाख रुपए पूरी नहीं हुई। मैं इतना, हाँ पूरी बात कर लीजिएगा। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं कि ये जनता को 2017 के यूपी चुनाव में बताया था नहीं बताया था? तिलक जी मैं वही आपको बता 19 में बताया था नहीं बताया था? मैं बिल्कुल उन्हीं सवालों 22 और 23 में बताया नहीं बताया? तिलक जी मैं उन्हीं सवालों पे आ रहा हूँ, आप मुझे जवाब देने दे तो देने दे। हाँ प्लीज। आप 2004 से जो चुनाव हुए हैं उनका ट्रेंड देखिए, ठीक है ना। 2004 में जो चुनाव हुए, 2009 में हुए, 2014 में हुए, 2019 में हुए और अब जो चुनाव होने वाले हैं, तो ये जो बार बार जैन साहब बोल रहे हैं कि हमने यूपी में दिखा दिया, हमने 3 राज्यों में दिखा दिया, हमने 5 राज्यों में दिखा दिया, तो इससे पहले 2019 में कांग्रेस जीती थी, माना हम लोकसभा में हारे, उससे पहले देख लीजिए जब हम 2004 में हारे तो हमने लोकसभा में जीत दर्ज की। लेकिन जनता ये जानना चाहती है, अब अगर हम ये पूछेंगे, ये जो बार बार ये जैन साहब बोल रहे हैं कि मोदी को हटाने के लिए, तो किसको हटाएंगे? मोदी को उठाएंगे, देश का प्रधानमंत्री मोदी है। वादा हमसे किया था कि ये वादे किए थे 2 करोड़ रोजगार, और अभी देखो चुनाव आने वाले हैं, 9 रुपए मैंने आज सुना है कि 9 रुपए पेट्रोल डीजल को सस्ता करने वाले हैं। अब क्यों डर रहे हो? इतने साल से क्यों नहीं किया? आप सत्ता में थे, इसका मतलब आप डर रहे हो। आपको डर है तो जनता आपसे सवाल पूछेगी कि महंगाई आपने इतनी क्यों बढ़ा दी। भूदेव भाई महीने पहले 19 रुपए ठीक, आपने पेट्रोल वाला मसला उठाया, मैं उस पर सवाल का जवाब लूंगा। आपने बहुत वैलिड सवाल उठाया है, बहुत वैलिड सवाल है, उसका जवाब आना चाहिए देश के सामने। लेकिन अभी उस विषय पर आता हूं, लेकिन उससे पहले प्रेम जी, ये जो नीतीश कुमार के बारे में चर्चा होती है कि दाएं हाथ को नहीं पता होता कि बायां हाथ क्या करने वाला है, और अभी उनके नेता कह रहे थे कि किसी के साथ स्थायी दोस्ती और स्थायी दुश्मनी नहीं होती है, तो कुछ संकेत और संदेश भी छिपा है इसमें। देखिए केसी त्यागी को मैं सुन रहा था जी, उन्होंने कहा था कि राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता है, और कुछ बातें कही थी कि मतभेद होते हैं जी, और तो ये कोई नई बात नहीं कह दी, सब लोग कहते हैं। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि अब वो वक्त नहीं रहा है, बच नहीं गया है वक्त कि अब इधर छोड़ के उधर जाए, इस तरह की कोई बात ऐसी रह नहीं गई है। तो इसलिए हमें नहीं लगता कि गठबंधन छोड़ करके कोई नीतीश कुमार अपनी सरकार की कुर्बानी दे। अच्छा आपकी बात में मान गया कि भाई आगे यू टर्न नहीं है, कोई इतनी लंबी गाड़ी चल गई है कि आगे यू टर्न है ही नहीं नीतीश कुमार के लिए। लेकिन एक प्लेटफॉर्म और भी तो है, तीसरा मोर्चा के लिए पूरा देश जो है, आप देखिए पिछले चुनाव में भी कोशिश हुई थी, इस बीच में भी कोशिश कर चुके नीतीश कुमार, लेकिन इस दौरान जो अभी कुछ वो कर रहे हैं, मान लीजिए बीजेडी के पास गए या फिर हरियाणा गए, तो इसको इस रूप में नहीं देख सकते कि वो तीसरा मोर्चा, क्योंकि तीसरा मोर्चा खारिज हो चुका है। तीसरा मोर्चा का मतलब होता है नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस। तो आज बीजेपी को छोड़ करके और कांग्रेस दोनों को छोड़ करके कोई ताकत नहीं बची है जो कि लोकसभा चुनाव लड़ सके, तो इसलिए तीसरे मोर्चे की कोई संभावना ही नहीं बनती। नहीं मैं प्रेम जी थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि आपका तजुर्बा मुझसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश 80 सीटें, बिहार और पश्चिम बंगाल, खाली इन 3 राज्यों के ही गणित की अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा खेल बदल सकता है कि नहीं? आप देखिए सिर्फ बिहार की बात कर लीजिए कि 3 मोर्चा वहां हो जाए, तो 3 मोर्चा होने से मतलब अगर आरजेडी जेडीयू मिल जाए या जेडीयू बीजेपी मिल जाए तब तो परिणाम मिलते हैं। लेकिन जेडीयू अलग से लड़े और तीसरा मोर्चा लेके लड़े तो फिर बिहार से कोई नतीजा बीजेपी के अगेंस्ट में नहीं बनता, बीजेपी को फिर बहुत फायदा होगा। प्रतिभा जी, यानी कुल मिलाकर जो मैं बात समझ पाया प्रेम जी की, ये कह रहे हैं कि भैया अब वो खिचड़ी बन चुकी है, दाल अलग करो और चावल अलग करो ये संभव ही नहीं है, अब तो वो खिचड़ी बन गई।
लेकिन सवाल यह है कि नीतीश बाबू वहां जाएंगे या नहीं जाएंगे। इसके इतर एक ये भी हकीकत है कि ये तो बात सच है ना कि सबने कहा लेकिन करके नीतीश बाबू ने दिखाया कि सबको एक छत के नीचे ले आओ, एक छाते के नीचे ले आओ, लेकिन जो कुछ मिलना चाहिए था नीतीश बाबू को वो नहीं मिल पाया। समझ रहे हैं? गलत तो नहीं कह रहा ना ये बात? उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर ये अभी चुनाव में व्यस्त है, बाद में इनको पता चलेगा। संयोजक को लेकर फैसला नहीं हुआ, सीट शेयरिंग को लेकर फैसला नहीं हुआ, और इसकी टीस जाहिर की नीतीश कुमार ने। तिलक जी, निश्चित रूप से अगर चुनाव देश का हो और इतना बड़ा गठबंधन है तो चीजें कुछ पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन सही बात है कि कांग्रेस के लिए भी उस समय असमंजस की स्थिति थी। 5 राज्यों में चुनाव थे तो ये चुनाव में व्यस्त थे। चलो वो बातें बीत गई, लेकिन मैं फिर कहती हूँ कि मैडम व्यस्त नहीं थे, जान रहे हैं आप, जीत जाते तो पुराने जमींदार हैं ये। तिलक जी वो अपने जगह पर बातें हैं, लेकिन मैं फिर से कहती हूँ कि थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए, चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, सारी बातें सबके सामने आ जाएंगी। और ये हमारे भाजपा वाले जो भाई है ना, वो भी बहुत व्याकुल ना हो। नीतीश कुमार जी के लिए कोई नेता कहता है मेरा दरवाजा बंद हो गया, कोई कहता है कभी खुलेगा ही नहीं। अरे भाई, नीतीश कुमार जी खुद इतने मजबूत दरवाजे के मालिक है ना, उनको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप नीतीश कुमार जी की ताकत क्यों, या तो आप ज्यादा समझ रहे हैं इसलिए भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मतलब कि आप चाह रहे हैं कि उसको थोड़ा सा भटकाया जाए। नीतीश कुमार जी की ताकत आज पूरे देश ने देखा है, पूरे देश में बिहार नजीर बना है। आप भी अब कोई भी राज्य बिहार के रास्ते पर चलना चाह रहा है। बिहार में जिस तरह से कम संसाधन साहब, आप लोग इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं नीतीश बाबू में? कम संसाधन, आप लोग तो कहते थे पलटू राम और क्या क्या क्या, अब आपके कल प्रवक्ता कह रहे थे वो तो गिरगिट की तरह है, कभी भी रंग बदल दे कोई गारंटी नहीं है। आपके नेता बोलते हैं वो पलटू राम है, तो इतना इंटरेस्ट क्यों लेते हो नीतीश कुमार? वो कह रहे हैं कि हमें जरूरत नहीं है आपकी, आपको जरूरत है हमारी, क्योंकि उनके बिना ये शून्य है, उनके बिना ये शून्य है। देखिए जी, पहली बात तो यह है कि ये बात सही है कि इनका गठबंधन तय करेगा किसको कितनी सीटें मिलती है, सीट शेयरिंग से लेकर के किसको कौन सी जिम्मेदारी देते हैं। लेकिन आपने अभी एक बड़ा प्रश्न किया प्रमिला जी से कि जिस व्यक्ति ने इतनी मेहनत की, शुरुआत ममता बनर्जी जी के वहां जाकर के जिस प्रकार से गठबंधन की एक नींव रखी नीतीश जी, तो नीतीश जी कहीं ना कहीं हतोत्साहित है, कहीं ना कहीं अपने आप को वो जिस प्रकार से जिस स्थिति में पा रहे हैं और अपने आप को स्थापित करने के लिए जल्दी से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की उन्होंने स्वयं जिम्मेदारी भी संभाली है। तो देखिए ये तो गठबंधन तय करेगा, लेकिन हाँ ये बात सही है कि अगर इन प्रदेशों के परिणाम कुछ इतर होते तो कांग्रेस की स्थिति बहुत अलग होती। नहीं, वो तो आपकी बात सही है, वो तो बात प्रतिभा जी भी बोलना चाह रही थी लेकिन बोल नहीं पा रही थी। ठीक, प्रतिभा जी जल्दी से, फिर भूदेव जी आ रहा हूं आपके पास। प्रतिभा जी। हाँ तिलक जी। जैन साहब कह रहे हैं कि ये तो बड़ा बुरा हो गया नीतीश जी के साथ, सबको इकट्ठा किया और मिला कुछ नहीं। क्यों इन्हें बुरा लग रहा है? नीतीश कुमार जी के साथ क्या बुरा हो गया है? अरे भाई, नीतीश कुमार जी बहुत शक्तिशाली नेता हैं। नहीं, आप नहीं चाहते कि नीतीश कुमार जी जो है संयोजक बने या प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में बन जाए? आपको क्यों ऐसा नहीं चाहती है? आप अपनी पार्टी के लीडर को नहीं चाहती कि आपकी पार्टी का लीडर जिसने ड्यू रखी प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाए? किसी को चेहरा न बनाते, किसी को न बनाते, या अगर चेहरा किसी को बनाया है तो आप भी चाह रही होंगी कि नीतीश कुमार जी गठबंधन। आपको ऐसा क्यों लगता है? आपने खड़गे साहब का भी बयान सुना ना, उन्होंने कहा पहले हम जीत लें उसके बाद तय कर लेंगे। आपको क्यों लगता है कि संयोजक नहीं बनाया जाएगा? बल्कि मैं आज भी दावे के साथ पार्टी की वर्कर है, वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है, आप नहीं चाहते नीतीश कुमार जी एक सितारे के रूप में चमके? वो इतनी बड़ी ताकत है उनके पास, आप कह रही हैं। आप नेग्लेक्ट क्यों किया जा रहा है भाई? तो ऐसा नहीं लगना गठबंधन को नेग्लेक्ट क्यों कर रहा है? आपको ऐसा नहीं किनारे लगाना चाह रहा है, गठबंधन उससे मुक्ति पाना चाह रहा है, गठबंधन को, इंडी गठबंधन को लगता है वो फंस गया नीतीश जी के हाथ में क्या, अब इसलिए नीतीश जी से मुक्ति पाना चाह रहा है इंडी गठबंधन। लगता है कि इंडी गठबंधन
इंडी गठबंधन भाई किसी वो से आज की डेट में कुर्सी पाना चाह रहा है। अच्छा एक मिनट जैन साहब, एक मिनट प्रेम जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, एक मिनट प्रतिभा जी आ रहा हूं आपके पास, एक मिनट प्रेम जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। प्रेम जी पहले आप, फिर भूदेव भाई आपसे लूंगा कमेंट, और वो महत्वपूर्ण सवाल जो आपने कहा था पेट्रोल डीजल वाला, जल्दी से प्रेम जी। देखिए, हम ये कहना चाह रहे हैं कि वैसे नीतीश कुमार जी के लिए कांग्रेस मन बना चुकी है। हमें जो सूचना है उसके मुताबिक 1 of the 2 कोऑर्डिनेटर नीतीश कुमार होंगे। 2 कोऑर्डिनेटर बनाए जाने वाले हैं राष्ट्रीय, एक उत्तर के लिए, एक दक्षिण के लिए, और उसमें नीतीश कुमार एक होंगे और एक खड़गे जी होंगे, जो मैं साझा कर रहा हूँ। जो भी हो सकता है खड़गे जी हो। ठीक, ये आपके सूत्र जो हैं वो बहुत हद तक मैं उस पर इसलिए यकीन करता हूं क्योंकि आपकी बात अधिकतर जो है मुहर बन के सामने भी आती है। भूदेव शर्मा जल्दी से आप अपनी बात रखिए और फिर उसके बाद मैं फाइनल कमेंट आपका जैन साहब लूंगा। तिलक जी मैं तो बस इसी बात से हैरान हूँ हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो सिर्फ इसीलिए परेशान है कि इंडिया गठबंधन में क्या चल रहा है, किसको कितनी सीटें हैं, कौन किनारे लगेगा। मैं इनको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आपने जनता से जो वादे नहीं पूरे किए हैं उनमें आप जनता के बीच में क्या सवाल लेकर नहीं, वो बात ठीक है आपकी, लेकिन भूदेव भाई एक विचार कीजिए। अच्छा ठीक है, आपने वही बात दोबारा दोहरा रहे हो, लेकिन इतना बता दो वो जो आपकी भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 निकलने वाली है उसमें जब गुजरेगी तो पश्चिम बंगाल में ममता दीदी, बिहार में नीतीश जी और उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी साथ ही रहेंगे ना सब? नहीं देखिए, ये पार्टी की यात्रा है, इसमें पहले भी नहीं, ये राहुल जी की यात्रा है, मैं तभी पूछ रहा हूँ, इंडिया गठबंधन की नहीं है कुछ। तिलक जी मुझे लगता है आप सवाल का जवाब देने नहीं देते, उससे पहले नहीं, पार्टी की आप, मुझे लगा कि इंडिया गठबंधन सब साथ आएंगे जहां से राहुल जी गुजरेंगे वहां। बिल्कुल, देखिए मैं एक ये बताइए मुझे, जब हमने कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक यात्रा निकाली थी तो उसमें अधिकांश दल के नेता हमारे साथ आए थे। नहीं, अखिलेश जी नहीं आए थे आपके साथ, नीतीश जी नहीं आए थे, ममता दीदी नहीं आई थी। जिन राज्यों से गुजरी थी उनके अधिकांश नेता आए थे और अधिकांश बोला। चलिए ठीक है, देख लेंगे। आप कह रहे हो देखो अभी प्रतिनिधि के तौर पर, ठीक उनके प्रतिनिधि के तौर पर ठीक सर, कोई नहीं आया। सर नेता का आना और नेता के कार्यकर्ता का आना दोनों में फर्क होता है। नहीं है ना, ये देखिए। चलिए ठीक है, ओके आपकी बात मान गया, ठीक है ओके। जैन साहब एक विषय बहुत गंभीर जो इन्होंने उठाया भूदेव शर्मा जी का, और मेरी आदत है कि मैं छोटी छोटी बातें समझ जाता हूं जो कहना चाह रहे हूं, और बहुत महत्वपूर्ण विषय है देश के लिहाज से। जानते हैं क्या सर जैन साहब, उस पर चर्चा नहीं हो रही देश में। सर कच्चा तेल सस्ता हो गया और पेट्रोल डीजल महंगा। क्रूड ऑयल 19 महीने में 29% सस्ता, और पेट्रोल में 10 रुपए और डीजल में 4 रुपए लीटर अभी भी कंपनियां कमा रही हैं। सर किस बात का इंतजार हो रहा है, चुनाव का? नहीं देखिए चावला जी, पहली बात तो ये है कि पेट्रोल डीजल के रेट पिछले 10 सालों में जिस प्रकार से नियंत्रित रखे गए, ये छोटी उपलब्धि नहीं है। दूसरी बात ये है कि पेट्रोल डीजल की जो खरीद होती है, कांग्रेस भी अच्छी तरीके से जानती है, लंबे समय तक इन्होंने शासन किया कि जो खरीद होती है और जो भंडारण होता है, भंडारण और खरीद करके भंडारण बहुत बड़े स्तर पे पहले से कर लिया जाता है, क्योंकि सरकार के द्वारा खरीदा गया जो खरीद है और जो भंडारण है। नहीं ये थ्योरी आप चुनाव 2014 से पहले ये थ्योरी नहीं बताते थे, कुछ और बताते थे, वो 35 रुपए का पेट्रोल और वो सब बातें। अब आप बता रहे हो अब तो रेट भी कम हो गया सर, 10 रुपए और 6 रुपए आप कमा रही। चावला जी देखिए कि जिस प्रकार से रेटों को नियंत्रित रखा है। दूसरी बात एक और है, नहीं सर आप तो नसीब वाले हैं, मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूं आप नसीब वाले हैं। जब क्रूड ऑयल कम हो गया रेट उसका, तो फिर रेट कम क्यों नहीं हो रहे, किस बात का इंतजार किया जा रहा है? उदाहरण के तौर पर कंपनियों ने, जो ऑयल कंपनियां हैं, उन्होंने 6 महीने में 132 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया, 132 लाख करोड़ का। चावला जी और जनता की जेब पर बोझ पड़ रहा है सर, मैं इसलिए कह रहा हूं। आप लोग तो चावला जी देखिए देश चलता है, नसीब वाले हैं, देश चलता है टैक्स से। अच्छा, और जो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार जनता के लिए, और जो पैसा ये आता है, पैसा खर्च किस तरीके से हो रहा है ये भी तो आप देखिए। पूरा आंकड़ा बता दो सर।
आज हम तीसरी एक मिनट कच्चे तेल के दाम सर, कच्चे तेल के दाम पिछले 3 महीने में 17% गिरकर $77 प्रति बैरल पहुंच चुका है। मई 2022 के बाद पेट्रोल डीजल के दाम घटे ही नहीं। चावला जी, इसके पहले भी 10 रुपए पेट्रोल में और लगभग 10 रुपए डीजल में रेट कम किए गए सर। तब उस वक्त 109 रुपए प्रति डॉलर था, अगर मैं सही हूं। दूसरी बात ये है कि आज 77 रुपए प्रति डॉलर है। हमारे पास भंडारण अगर महंगे रेट पे है तो जाहिर सी बात है। और तो मतलब ये सामान्य बात है कि 19 महीने में 29% दाम गिर गए। नहीं, देखिए अगर रेट गिरे हैं, कहीं पे अगर रेट गिरे हैं तो उसका लाभ जनता को मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है सर? 10 रुपए, जिस पे 10 रुपए डीजल 10 रुपए पेट्रोल पे रेट गिराए गए थे, उस समय तो स्थिति नहीं थी सर। आपने तो राजस्थान चुनाव में बोला था कि पेट्रोल डीजल की समीक्षा की जाएगी, रेटों की। और चावला जी सर एक मिनट मैं आपकी बात कर रहा हूं। 2.5 लाख करोड़ रुपए, 2.5 लाख करोड़ रुपए जो किसानों को बांटा गया। आप देखिए, इतना तो कर्ज माफी भी कांग्रेस नहीं कर पाई थी। 2.5 लाख करोड़ रुपए हमने किसानों को किसान सम्मान निधि के रूप में अच्छा, तो इसलिए पेट्रोल के दाम बढ़े हुए 5 सालों में। तो ये जनता के लिए है ना, अगर किसानों को उसका लाभ मिल रहा है तो क्या दिक्कत है? अच्छा, तब आप ये बताइए, आप एक मिनट सरकार को कहीं से तो इनकम होनी। आप ये कह रहे हो कि चुनाव आएगा तो पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर रहेंगे? नहीं भोला जी, देखिए उद्देश्य सरकार का ये है कि किस प्रकार से जनता को लाभ मिले। सर आपके तो हाथ में नहीं है पेट्रोल डीजल के दाम, तो कैसे? प्रकार की सरकारी योजनाएं बनाई जाए जिससे कि जनता को उसको सीधा लाभ। नहीं जैन साहब, आप ही बोलते हैं पेट्रोल डीजल के दाम हमारे हाथ में नहीं है। जी, आज की डेट में ये नहीं होता है कि हम अगर 1 रुपया भेजे तो 80 पैसे खा जाए बीच के लोग। सर आप बात घुमा रहे हैं, जैन साहब आप बात घुमा रहे हैं। मैंने आपसे पूछा, आपके हाथ में तो नहीं है ना पेट्रोल डीजल के दाम? हम जितना पैसा जनता को दे रहे हैं ना, अगर 2.5 लाख करोड़ रुपया जनता को किसान सम्मान निधि पूरा की पूरा उसको मिला है। और यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे जनता को नाम पर पूरा की पूरा पैसा कांग्रेस के लोग डकार जाते थे। ठीक, जैन साहब कुल मिलाकर मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ, मैं इस डिबेट को खत्म कर रहा हूँ। 1 मिनट, सिर्फ एक सवाल का उत्तर दे दीजिए। फाइनल कमेंट प्रेम जी से लूंगा। एक सवाल का उत्तर दे दीजिए, ये पेट्रोल डीजल के दाम जो है, पेट्रोल डीजल के दाम सरकार के हाथ में होते हैं या नहीं होते? बस बात खत्म। देखिए चावला जी, इसकी एक समिति है, संयुक्त समिति है, वो इसका निर्धारण करती है कि किस प्रकार से पेट्रोल डीजल के दामों का निर्धारण हो। और ये योजना लेकर के कांग्रेस सरकार आई। कांग्रेस सरकार, देखिए हम जो छूट करते हैं वो टैक्स बेनिफिट अतिरिक्त दे करके। ठीक है प्रेम जी, 10 सेकंड फाइनल कमेंट। ये बहुत गंभीर विषय था, मैं इस चर्चा में लाया इसको। ये बहुत गंभीर विषय था, ये बहुत गंभीर विषय था, क्योंकि अब थोड़े टाइम बाद जैन साहब कहेंगे देखो हमने पेट्रोल डीजल के दाम भी कम कर दिए। खैर प्रेम जी, फाइनल कमेंट आपका। ये विषय ऐसा है जिसमें हमेशा बीजेपी के नेताओं को जवाब देने में दिक्कत हुई है। हाँ। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जीएसटी के दायरे में लाने की बात स्वयं कहा करते थे कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाए। लेकिन अब उस पर चर्चा नहीं होती। अगर जैसे ही आप 18% जीएसटी के दायरे में ले आएंगे पेट्रोल के दाम, तो ऐसे ही 100 से 50-60। ठीक, थैंक यू सो मच भूदेव भाई, आपने सवाल उठाया था इसलिए इस सवाल को मैं इस चर्चा के विषय में बीच में ले आया, क्योंकि बहुत गंभीर विषय था। थैंक यू सो मच प्रतिभा जी, आपका भी, भूदेव जी, केसी जैन साहब और प्रेम सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी देखिए आगे होता है क्या, लेकिन इतना जरूर है, एक नीतीश कुमार ने एक तीर से कई शिकार कर दिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।